गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं आप सब? कल की जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने जो है वो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था और ये देखा था कि पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं। ठीक है, यानी अपन ने देखा कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। तो पराग कणों का निर्माण कहाँ से होता है? पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 पराग कणों का निर्माण होता है। कितने परागकण बनते हैं? 4 परागकण बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा परागकण की संरचना। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि परागकण जो होते हैं उसकी बाह्य संरचना तो कहलाती है एक्साइन जो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, और स्पोरोपोलिनिन इज ए कैरोटिनॉइड पॉलीमर। ठीक है, कैरोटिनॉइड का पॉलीमर होता है जो जैव अनअपघटनीय पदार्थ है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन सालों सालों तक जीवित जीवाश्म की तरह बने रहते हैं। ओके, फिर अपन ने देखा था अंतःस्थोल। क्लियर? और अंतःस्थोल किसका बना हुआ होता है? पेक्टोसेलुलोज का। और जहां जहां स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता उसको अपन बोलते हैं जर्मपोर। ठीक है, यानी जनन छिद्र, और वहीं से निकलती है पराग नली का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर हम पढ़ेंगे परागकण के कुछ तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, यानी परागकण बाहर कैसे निकलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन, यानी नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन, कि नर युग्मकों का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले अपन कुछ परागकणों के बारे में तथ्य पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं परागकणों के बारे में। ठीक है, पराग कणों से संबंधित कुछ तथ्य, पराग कणों से संबंधित कुछ तथ्य। और इसके अंदर जो पहला तथ्य है वो है ट्रांसलेटर उपकरण। ट्रांसलेटर उपकरण। देखो बच्चा, क्या होता है कि पराग कोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणु धानियां होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। तो कुछ फैमिली है जैसे कि एस्केपिलिडिएसी फैमिली है। ठीक है, और आप बोल सकते हो ऑर्किडेसी फैमिली है। इनके अंदर क्या होता है कि जितनी भी लघु बीजाणु धानियां होती है, ठीक है, जितनी भी लघु बीजाणु धानियां होती है उनके सभी के परागकण मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं पॉलिनियम। क्या बोलते हैं? पॉलिनियम बोलते हैं। ठीक है, और कैलोट्रोपिस के अंदर यानी आंकड़े के अंदर ये पॉलिनियम जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रांसलेटर उपकरण बनाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे? तो ये मिलेंगे एस्केपिलिडिएसी और आर्किडेसी के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है अपन लिख देते हैं। तो एस्केपिलिडिएसी, एस्केपिलिडिएसी, ठीक है, और दूसरी फैमिली कौन सी है? आर्किडेसी। ठीक है, इन दोनों फैमिली के, ठीक है, जितने भी बीजाणु, मतलब इन दोनों फैमिली के अंदर जो बीजाणु धानियां होती हैं उनके सभी परागकण मिलकर, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या होता है? इनकी बीजाणु धानी के सभी परागकण मिलकर एक पराग पिंड, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पॉलिनियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलिनियम बनाते हैं। ठीक है, तो एस्केपिलिडिएसी और आर्किडेसी कुल की जो जो फैमिली है, ठीक है, उसकी बीजाणु धानी के सभी परागकण आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे? पॉलिनियम बनाएंगे। ठीक है, कैलोट्रोपिस में यही पॉलिनियम मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रांसलेटर उपकरण बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ट्रांसलेटर उपकरण। ठीक है, तो कैलोट्रोपिस में
कैलोट्रोपिस को अपन क्या बोलते हैं? आंकड़ा। कैलोट्रोपिस क्या होता है? आंकड़ा। तो कैलोट्रोपिस में सभी पराग पिंड मिलकर कैलोट्रोपिस में सभी पराग पिंड मिलकर ट्रांसलेटर उपकरण बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? ट्रांसलेटर उपकरण बनाएंगे। तो ये जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? ट्रांसलेटर उपकरण। किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको? पराग पिंड तो कहाँ बनते हैं? एस्केपिलिडियेसी और आर्किडेसी के अंदर। और ट्रांसलेटर उपकरण जो होता है वो एस्केपिलिडियेसी का सदस्य है कैलोट्रोपिस। ठीक है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है अपनी पॉलीस्पोरी। ओके, जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है पॉलीस्पोरी। देखो अभी कल अपन ने पढ़ा कि एक टेट्राड बनाया था अपन ने, यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग कण बनाए थे। ठीक है, और चारों पराग कण कैलोस के जमाव के कारण एक टेट्राड में बदल गए। कल बनाया था ना ये डायग्राम, इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था आपको। ठीक है, और एक पीछे की तरफ, तो इसमें कितने लघु बीजाणु है? 4। लेकिन अगर एक टेट्राड के अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु बन जाए तो वो संरचना क्या कहलाती है? वो संरचना पॉलीस्पोरी कहलाती है। तो टेट्राड में 4 से अधिक पराग कणों का होना, टेट्राड में 4 से अधिक पराग कणों का होना क्या कहलाता है? पॉलीस्पोरी कहलाता है। क्या कहलाएगा? पॉलीस्पोरी कहलाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वो है अपने कंपाउंड पोलन। ठीक है, देखो अब ये जो टेट्राड बना था ना, ये इसके चारों तरफ किसका जमाव, मतलब किसका जमाव था? इसके चारों तरफ कैलोस का जमाव था। ठीक है, किसका जमाव था? कैलोस का। तो क्या ये हमेशा टेट्राड फॉर्म में ही रहता है? नहीं, कैलेज एंजाइम के द्वारा इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। किसके द्वारा? कैलेज एंजाइम के द्वारा इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और इस टेट्राड से ये देखो 4 लघु बीजाणु क्या हो गए? मुक्त हो गए। इस टेट्राड से क्या हो गए? 4 लघु बीजाणु मुक्त हो गए। ठीक है, लेकिन अगर ये 4 लघु बीजाणु जो हैं वो मुक्त ही नहीं हो, तो वो हमेशा टेट्राड फॉर्म में ही रहे तो, ठीक है, कैलेज एंजाइम के द्वारा वो अलग नहीं हो, तो वो संरचना क्या कहलाती है? कंपाउंड पोलन ग्रेन कहलाती है। ठीक है, तो तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है कंपाउंड पोलन। कंपाउंड पोलन। ठीक है, तो कंपाउंड पोलन का क्या मतलब हो गया? कि पराग कण सदैव स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं। पराग कण सदैव स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, पराग कण हमेशा क्या होंगे? स्थायी रूप से जुड़े रहेंगे। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहां पर पढ़ते हैं। नीट के एग्जाम में भी कई बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो वो है आपके एरो एलर्जन। ठीक है, तो चौथा जो अपना पॉइंट है वो है एरो एलर्जन। ठीक है, अब देखो एरो एलर्जन का मतलब क्या होता है ना? एरो, एरो का मतलब हो गया एयर, हवा। ठीक है, एरो का मतलब क्या हो गया? एयर यानी हवा। ओके, और एलर्जन, एलर्जन का मतलब एलर्जी। क्लियर? एयर का मतलब, एरो का मतलब तो क्या हो गया? एयर, और एलर्जन का मतलब क्या हो गया? एलर्जी। तो यहां पर क्या होता है बेटा कि बहुत सारे परागकण ऐसे हैं जो हवा में रहते हैं और क्या करते हैं? एलर्जी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे परागकणों को अपन क्या बोलते हैं? एरो एलर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यानी यहां पर कुछ पादपों के परागकण क्या होते हैं? हवा में होते हैं, जो क्या पैदा करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? एरो एलर्जन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पादपों के परागकण
कुछ पादपों के परागकण हवा में रहकर एलर्जी करते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? एरो एलर्जन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एरो एलर्जन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, चीनोपोडियम, बथुआ जिसको अपन बोलते हैं, चीनोपोडियम। एक है पार्थेनियम, पार्थेनियम को अपन गाजर घास भी बोलते हैं बेटा। गाजर घास ये इंडिया की नहीं है, ये बाहर से लाई गई है पार्थेनियम। गेहूं के साथ खरपतवार के रूप में उगती है पार्थेनियम, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो पार्थेनियम को क्या बोलते हैं अपन? गाजर घास भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, पार्थेनियम को कांग्रेस घास भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। साथ में इसके एक और एग्जांपल है एमेरेंथस और सोरगम, ज्वार। एक है एमेरेंथस, ठीक है, और दूसरा है ज्वार, सोरगम। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? एरो एलर्जन के हैं, जो क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। क्या करेंगे? एलर्जी कॉज करेंगे। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी अपनी वो है साइप्रेसिकुल। देखो, पांचवें की बात करते हैं अपन, साइप्रेसिकुल की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साइप्रेसिकुल की बात करेंगे अपन। तो देखो बेटा, अपन ने क्या पढ़ा था कल कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 लघु बीजाणु। लेकिन साइप्रेसिकुल के अंदर क्या होता है? एक लघु बीजाणु से, सॉरी, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक ही लघु बीजाणु बनेगा। ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना कि इसमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक ही लघु बीजाणु बनता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक ही लघु बीजाणु बनेगा। ठीक है, तो ये साइप्रेसिकुल है बेटा। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, लेकिन साइप्रेसिकुल के अंदर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक ही लघु बीजाणु बनता है। तो अगर आपको 100 लघु बीजाणु बनाने हैं तो 100 बार ही अर्धसूत्री विभाजन कराना होगा। ठीक है, क्योंकि एक से यहां पर एक ही बनता है। जबकि औरों की अगर अपन बात करें तो अपन को 25 बार क्या कराना पड़ेगा? अर्धसूत्री विभाजन कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक से बनते हैं क्या? 4, लेकिन इसके अंदर एक से कितने बनते हैं? 1। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका परागकणों के बारे में। तो अपन पढ़ते हैं लार्जेस्ट पॉलन, कि सबसे बड़ा परागकण किसका होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहां पर छठा पॉइंट, सबसे बड़ा परागकण। ओके, तो सबसे बड़ा परागकण होता है मिराबिलिस का। किसका होता है? मिराबिलिस का। सबसे बड़ा परागकण होता है मिराबिलिस का। फिर अपन पढ़ेंगे सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस का। सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस का। फिर अपन पढ़ेंगे सबसे लंबा परागकण, तो सबसे लंबा परागकण होता है जोस्टेरा का। जोस्टेरा की एक खास बात और होती है, आप लिख लेना कहीं पे भी, कि जोस्टेरा के अंदर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है। ठीक है, जोस्टेरा के अंदर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसके ये कुछ तथ्य हैं, इसको उतारो। फिर 1-2 तथ्य और बच रहे हैं, वो करते हैं अपन।
ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, यानी पराग कणों की जीवन क्षमता। पराग कणों की जीवन क्षमता। ठीक है, 9वां पॉइंट है। देखो अपना क्या होता है कि पराग कण जैसे ही मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, ठीक है, पराग कण जैसे ही मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी क्या स्टार्ट हो जाती है, उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है कि वो कितने टाइम तक कहाँ रहता है, वर्तिकाग्र पर रहता है। द पीरियड विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, की वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वो कितने टाइम के अंदर क्या होगा, अंकुरित होगा, वही उसकी क्या कहलाती है, जीवन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो अपन बात करें चावल की और गेहूं की। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसकी, गेहूं या चावल की, ठीक है, तो गेहूं और चावल की वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पराग कण जो है आधे घंटे के बाद अपनी जीवन क्षमता खो देता है। तो इसकी जीवन क्षमता कितनी होती है, केवल आधा घंटा, या फिर आप बोल सकते हो 30 मिनट। क्लियर, कि वर्तिकाग्र पर जैसे ही पहुंचा परागकण तो 30 मिनट के अंदर अंदर वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। अगर 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो हो सकता है कि वो अपनी जीवन क्षमता को खो दे, फिर वो कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। इट्स दैट क्लियर बच्चों। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं लेग्यूमिनोसी की और रोजेसी की। ठीक है, अगर अपन बात करें लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर आते हैं आपके चना, मटर, ठीक है, और एक आता है रोजेसी कुल के अंदर आते हैं आपके रोज जानते हो ना बेटा, वैलेंटाइन डे पे देते हैं ना अपन, वो रोज। ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, रोजेसी के अंदर आता है। और इनकी जीवन क्षमता कितनी होती है, सेवरल मंथ, कुछ महीनों तक होती है। ठीक है, तो यहां पर परागकण तो 30 मिनट के अंदर अपनी जीवन क्षमता खो देता है और यहाँ पे कुछ महीनों तक रहता है, उसके बाद अपनी जीवन क्षमता खो देता है। यहां तक आ गया समझ में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है पॉलन बैंक। ओके, तो बैंक के अंदर क्या करते हो आप, ये बताओ आप मुझे। बैंक के अंदर जाके आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हो ना, ठीक है, ताकि आपका पैसा क्या हो सके, सेव हो सके। ठीक है, आपको दिमागी टेंशन ना हो कि हमारा पैसा कहाँ है, कैसे रखेगा, चोरी तो नहीं होगा। ठीक है, तो बैंक के अंदर अपन क्या करते हैं, पैसा रखते हैं, यानी उसको पैसे को रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या किया जाता है, पॉलन ग्रेन्स को यानी पराग कणों को भी संरक्षित रखा जाता है। और पराग कणों को संरक्षित रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस यानी लिक्विड नाइट्रोजन पर, और जिस जगह पर रखा जाता है उनको बोलते हैं पॉलन बैंक। ठीक है, तो 10वां अपन पढ़ेंगे पॉलन बैंक। ओके, तो पॉलन बैंक के अंदर क्या करते हैं, यहां पर पराग कणों को -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पर संरक्षित किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन पर क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, यहां पर इसको संरक्षित किया जाता है। समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं पॉलन सिरप की। ठीक है, पॉलन टैबलेट या पॉलन सिरप। पॉलन टैबलेट
और पॉलन सिरप। देखो पराग कणों की, ठीक है, पराग कणों से क्या बनाई जाती है, कुछ मेडिसिन बनाई जाती है जो जिसके अंदर न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी पोषक पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फूड सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं अंदर से स्टेमिना इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जो अपने धावक घोड़े होते हैं, ठीक है, जो रेस के अंदर दौड़ते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं जो एथलेटिक्स होते हैं, ठीक है, ये लोग जो होते हैं पॉलन ग्रेन की टैबलेट को और पॉलन सिरप को काम लेते थे, ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स लेना मतलब एक ड्रग की तरह ही काम कर रहा है जो आपके स्टैमिना को क्या कर देता है, इंक्रीज। अगर कोई व्यक्ति पॉलन सिरप लेके दौड़ेगा तो वो तो ऑब्वियसली बात है जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। इसलिए इन दवाइयों पर क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य हैं पराग कणों के बारे में। ओके, अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि पराग कण जो हैं वो वातावरण के अंदर मुक्त कैसे होते हैं, ठीक है। पराग कण वातावरण में मुक्त कैसे होते हैं वो देखते हैं अपन यहाँ पर। क्लियर? तो अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, पराग कणों का स्फुटन। इसको उतारो फटाफट। देखो अब अपन पढ़ते हैं पराग कणों का स्फुटन। ओके, अपन एक नॉर्मल पराग कण वाली संरचना बना, पराग कोश है ना बेटा ये, पराग कोश का स्फुटन, ठीक है। और पराग कोश बनते पराग कण बनते कहाँ है, पराग कोश में बनते हैं, ठीक है। तो इन पराग कोश के अंदर क्या बनेगा, इन पराग कोशों में बनेगा पराग कण। इन पराग कणों को ही अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। बना लिए ना अपन ने। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर होते हैं। तो एक नॉर्मल पराग कोश की संरचना अगर अपन देखें तो अपन ने देखा था इस तरीके से होती है। नॉर्मल पराग कोश की संरचना ऐसे ही होती है ना बेटा, ठीक है। और यहीं पे क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं, अरे बनते हैं नहीं बनते, ठीक है। और इनके अंदर अपन ने पढ़ा था कि 4 परतें होती है। पहली परत जो होती है वो होती है अधिचर्म, दूसरी परत कौन सी होती है आपके एंडोथीशियम, तीसरी परत होती है मिडिल लेयर और चौथी परत कौन सी होती है, टैपिटम, ठीक है। ये 4 परतें होती है। तो स्फुटन से पहले इन पराग कोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि पराग कोश में परिपक्वन से पहले, ठीक है, कुछ परिवर्तन होते हैं। पराग कोश में, पराग कोश के परिपक्वन से पहले कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले क्या होगा, मध्य जो भित्ति है वो भोजन देने के बाद क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन मध्य भित्ति भोजन देने के बाद क्या हो गई, नष्ट हो गई। मध्य भित्ति क्या हो गई, भोजन देने के बाद नष्ट हो गई। दूसरी चीज देखें अपन कि टैपिटम भी मरने से पहले किसका निर्माण करती है, युबिष्काय का निर्माण करती है। और युबिष्काय पराग कणों के चारों तरफ का बाह्य आवरण बनाता है। तो दूसरा, टैपिटम नष्ट होने से पहले युबिष्काय का निर्माण करती है, ठीक है। तो टैपिटम नष्ट होने से पहले युबिष्काय का निर्माण कर रही है। अगर अपन अब जो पराग कोश है वो हो चुका है परिपक्व, क्या हो चुका है, परिपक्व।
और इस परिपक्व पराग कोश में अब कितनी परतें बाकी रह गई? 2 परतें। एक तो है आपके अधिचर्म, ठीक है, और दूसरी है एंडोथीशियम। पहली तो कौन सी होगी? अधिचर्म, और दूसरी क्या हो गई? एंडोथीशियम। ठीक है, तो परिपक्व परागकोश में कितनी परतें हैं साहब? 2 ही परतें हैं, अधिचर्म है और एंडोथीशियम है। क्लियर यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें, टैपेटम तो नष्ट हो ही गया है, ठीक है, यूबिस्काय का निर्माण हो ही गया। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो 2 लघु बीजाणुधानियां हैं, ठीक है, ये 2 लघु बीजाणुधानियां आप बोल सकते हैं, वो आपस में क्या हो जाती है? समेकित होकर एक बनाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए संरचना, तो ये इस तरीके से एक सिंगल में बदल जाएगी। देखो, ठीक है, पहले पालियां थी, अब ये क्या हो गई? सिंगल में बदल गई। ठीक है, तो अपन यहां लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, वो क्या होता है कि एक पाली की दोनों लघु बीजाणुधानी समेकित हो जाती है। एक पाली की दोनों लघु बीजाणुधानी क्या हो जाती है? समेकित हो जाती है। अब यहां पर क्या है कि एक ही लघु बीजाणुधानी है, आपस में क्या हो गई? जुड़ गई। ठीक है, तो ये क्या है? एक ही लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, क्या है ये? एक लघु बीजाणुधानी। अब अपन को क्या करना है? इसका स्फुटन करना है। तो पराग कोश का जो स्फुटन होता है वो शुष्क मौसम में होता है। ठीक है, पराग कोश का स्फुटन कौन से मौसम में होगा? शुष्क मौसम के अंदर होगा। ठीक है, अब शुष्क मौसम में पानी की तो ऐसे ही कमी रहती है, तो एंडोथीशियम की भित्ति में पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। एंडोथीशियम की कोशिकाओं में पानी की कमी, वाटर लॉस हो जाएगा बेटा। एंडोथीशियम की कोशिकाओं में क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो भित्तियां हैं वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। पानी की कमी से क्या होगा? इनकी भित्तियां जो है वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी बाह्य भित्तियों पर एक तनाव उत्पन्न होगा, एक खिंचाव बल उत्पन्न होगा। जब भित्तियां सिकुड़ेगी तो इनकी बाह्य भित्तियों पर खिंचाव बल उत्पन्न होगा। तो इनकी बाह्य भित्तियों पर क्या होगा? खिंचाव बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण स्टोमियम की कोशिकाएं फट जाएगी। स्टोमियम क्या होता है बेटा? ये वाली संरचना, ये क्या होती है? स्टोमियम होता है जहां पर कैलोस बैंड नहीं पाए जाते, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहां पर जिसकी वजह से क्या होगा? स्टोमियम की कोशिकाएं फट जाएगी और परागकण वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। परागकण वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, परागकण क्या होंगे? वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहां से ये परागकण, ये जो है स्टोमियम, ये फट गया है। यहां पर देखो ये क्या हो गया? फट गया, और यहां से परागकण जो है वो वातावरण में क्या हो गए? मुक्त हो गए। समझ में आ गया यहां तक? तो यहां पर क्या होता है? पराग कोश के स्फुटन में परिपक्वन से पहले कुछ परिवर्तन होते हैं कि मध्य फलभित्ति भोजन देने के बाद हो जाती है नष्ट। ठीक है, टैपेटम नष्ट होने से पहले यूबिस्काय का निर्माण करती है। अब परिपक्व पराग कोश में 2 भित्तियां रह गई, अधिचर्म और एंडोथीशियम। उसके बाद एक पाली की दोनों लघु बीजाणुधानियां समेकित हो जाती है।
पराग कोश का स्फुटन कब होगा? शुष्क मौसम में। शुष्क मौसम में होगा तो एंडोथीशियम की जो भित्तियां होती है उनमें पानी की कमी हो जाएगी, जिससे वो सिकुड़ेगी। सिकुड़ने की वजह से उनके अंदर एक खिंचाव बल उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से स्टोमियम की कोशिकाएं फट जाएगी और परागकण वातावरण में क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और यही परागकण कहां पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। यही परागकण कहां पहुंच जाएंगे? मादा की वर्तिकाग्र पर, और वहां जाके बनाएंगे पराग नलिका। वहां जाके क्या बनाएंगे? पराग नलिका। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं वो अपन यहां पर देखेंगे। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया पराग कोश का स्फुटन। उतारो इसको। क्लियर? ओके, अब अपन पढ़ रहे हैं नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन, कि नर युग्मक बनते कैसे, है ना। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर क्या करना है अपन को ना, एक शॉर्ट समरी बता देता हूं, फिर इसको डिटेल में पढ़ते हैं अपन, है ना। तो देखो ये तो था आपका परागकोश। क्या था ये? परागकोश, है ना। इसके अंदर थी परागधानियां, यानी लघु बीजाणु धानियां। ठीक है, फिर ये क्या हुआ? आपस में समेकित हो गए ये। ओके, समेकित हुए और उसके बाद ये क्या हो गए? फट गए, और यहां से परागकण क्या हो गए? मुक्त हो गए वातावरण में, है ना। और कहां पहुंच गए? मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? मादा की वर्तिकाग्र पर। तो पराग कणों का मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, इन पराग कणों का मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक समरी है। अपन को यहां तक का डेवलपमेंट पढ़ना है कि इस पराग कण के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन पढ़ते हैं। तो नर युग्मोद्भिद के परिवर्धन की प्रथम कोशिका क्या होती है? लघु बीजाणु। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका। तो नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है? लघु बीजाणु, या फिर आप इसको बोल सकते हो परागकण। क्लियर? अब देखो क्या क्या होता है। क्लियर? अपन देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर जो नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, एक चरण तो होगा परागण पूर्व, परागण पूर्व परिवर्धन। एक तो क्या होगा? परागण पूर्व परिवर्धन। ठीक है, और एक होगा पक्ष परागण परिवर्धन। ठीक है, यानी परागण के बाद परिवर्धन। ठीक है, तो 2 चरणों में पूर्ण होता है, परागण पूर्व परिवर्धन और पक्ष परागण परिवर्धन, ही परागण के बाहर परिवर्धन। ठीक है, तो यहां तक का जो सिस्टम होता है ना बेटा, यहां तक का जो सिस्टम होता है, ओके, तो ये तो क्या हो गया? पूर्व परागण। ओके, और ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? पक्ष परागण।
ओके, क्योंकि परागण हो गया और कहां पर आ गए परागकण, मादा की वर्तिकाग्र पर आ गए। तो 2 चरणों के अंदर पूर्ण हो रहा है। तो सबसे पहले अपन पराग कोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, फिर स्फुटन कैसे हुआ, और फिर वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए वो देखते हैं। तो परागण पूर्व परिवर्तन देखते हैं। परागण पूर्व परिवर्तन है तो कहां पर हो रहा है, ये पराग कोश में। कहां पर हो रहा है, पराग कोश में, यानी जहां पर वो बन रहे हैं वहीं पे डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं इन सीटू डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट। ठीक है, कि जहां बनते हैं वहीं पर क्या हो रहे हैं, वो विकसित हो रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट। और उसके अंदर होता क्या है देखो, तो ये है आपके पराग कण की संरचना। ये अपन क्या बना रहे हैं, एक पराग कण बना रहे हैं। ठीक है, ओके, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये इसके हो गए जर्मपोर। क्या हो गए, ये जर्मपोर हो गए। क्लियर, क्या हो गए, जर्मपोर। और ये हो गया उसका बाह्य भित्ति, जिस पर किसका जमाव होता है, स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है। ठीक है, अभी ये परागकण कैसा है, अगुणित है बेटा। ये कैसा है, अगुणित है। कहां पर बन रहा है, ये पराग कोश में बन रहा है। कहां पर बन रहा है, पराग कोश में बन रहा है। ठीक है, और अभी डेवलपमेंट अपन कहां पढ़ रहे हैं, पराग कोश में, क्योंकि परागण से पूर्व परिवर्तन पढ़ेंगे। परागण के बाद परिवर्तन कब होगा, जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये परागकण है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है माइटोसिस फर्स्ट। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर हो जाता है समसूत्री विभाजन। पहला समसूत्री विभाजन होता है पहला, और ये होता है समसूत्री विभाजन पहला कैसे होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, अनइक्वल को अपन बोल सकते हैं एक मिनट, अनियमित अपन बोल सकते हैं ना, असमान, सॉरी। और ये कैसा होता है, असमान होता है। तो एक केंद्रक तो बनता है बड़ा और एक केंद्रक बनता है छोटा। ठीक है, तो यहां पर असमान समसूत्री विभाजन होगा, जिसकी वजह से एक केंद्रक तो बनेगा छोटा और एक केंद्रक बनेगा बड़ा। ठीक है, तो ये देखो वापस बना रहे हैं अपन। ठीक है, ये पराग कण अपन ने वापस बना लिया है। ओके, तो जैसे ही असमान समसूत्री विभाजन होगा तो इसके अंदर एक केंद्रक तो बनेगा बड़ा और एक केंद्रक बनेगा छोटा। ठीक है, तो ये जो बड़ा केंद्रक है इसको अपन बोलते हैं कायिक केंद्रक। बड़े केंद्रक को अपन क्या बोलेंगे, कायिक केंद्रक। ठीक है, और कायिक केंद्रक जो होता है वो अनियमित आकृति का होता है। ठीक है, कायिक केंद्रक कैसा होता है, अनियमित आकृति का होता है और होता है बड़ा। ठीक है, अनियमित आकृति का होता है और कैसा होता है, बड़ा होता है। जबकि ये छोटा वाला जो केंद्रक है इसको बोलते हैं अपन जनन केंद्रक। क्या बोलेंगे, जनन केंद्रक बोलेंगे। और ये कैसा होता है, छोटा। ठीक है, जनन केंद्रक कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। क्लियर, तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, सॉरी समसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। ठीक है, असमान हुआ, जिसकी वजह से 2 केंद्रक बने, कायिक केंद्रक जो है बड़ा और जनन केंद्रक जो है छोटा। ठीक है, अब इसके अंदर होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। वो भी कैसा होगा, असमान। तो असमान कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका बनेगी। तो देखो वापस बना देते हैं।
ठीक है, तो ये तो है। और ये देखो, तो एक तो बन गई छोटी कोशिका और एक बन गई क्या, बड़ी कोशिका। ठीक है, छोटी कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। छोटी कोशिका को अपन ने क्या बोला है, जनन कोशिका। और बड़ी कोशिका को अपन ने क्या बोला है, कायिक कोशिका। ठीक है, बड़ी कोशिका को क्या बोला है, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में कौन सा केंद्रक, कायिक केंद्रक, और बड़ी कोशिका में कौन सा केंद्र, सॉरी, कायिक कोशिका में कौन सा केंद्रक, कायिक केंद्रक, और जनन कोशिका में कौन सा केंद्रक, जनन केंद्रक। ठीक है, अभी ये जनन केंद्रक भित्ति से संलग्नित है। अभी ये जनन केंद्रक क्या है, भित्ति से संलग्नित है। ठीक है, कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाएगा, भित्ति से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में अपन करेंगे, ये देखो, ये जर्म पोर है, ओके, और ये हो गया भित्ति से अलग। ये देखो बेटा, थोड़ी ज्यादा बड़ा बन गया, ये भित्ति से क्या हो गया, अलग। ठीक है, अब बेटा इस संरचना के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, इस संरचना में 2 कोशिका, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। और कितने केंद्रक है, 2 केंद्रक, कायिक केंद्रक, जनन केंद्रक। तो ये संरचना हो गई 2 सेल्ड 2 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये जो स्टेज है ये कैसी हो गई, 2 कोशिकीय और 2 केंद्रकीय अवस्था। ये अवस्था कौन सी हो गई, 2 कोशिकीय व 2 केंद्रकीय अवस्था। इसके अंदर कितने तो केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं, और कितनी कोशिकाएं, 2 केंद्रिकाएं। इसी अवस्था के अंदर क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है। इसी अवस्था में स्फुटन हो जाता है, यानी ये पूरा प्रोसीजर कहां पर हो रहा है, पराग कोश में हो रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर कहां हो रहा है, पराग कोश में। और इसी अवस्था के अंदर क्या हो गया, स्फुटन हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, तो 60% एंजियोस्पर्म में, कितना, 60% एंजियोस्पर्म में इसी अवस्था में स्फुटन होता है। इसी अवस्था में क्या होता है, स्फुटन होता है। तो 60% एंजियोस्पर्म में इसी अवस्था के अंदर क्या होगा, स्फुटन होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। इसी अवस्था में क्या हो रहा है, स्फुटन हो रहा है। अब ये जो है वो कहां पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे वर्तिकाग्र पर, मादा की वर्तिकाग्र पर। और इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, परागण। इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, परागण। ठीक है, तो इसी अवस्था में 2 सेल्ड 2 न्यूक्लिएटेड अवस्था में कहां पहुंच जाएंगे, मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं अपन पक्ष परागण परिवर्धन। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये कहां पहुंच गए, परागण मादा की वर्तिकाग्र पर। देखो ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहां पर ये परागकण पहुंच चुका है। ठीक है, ये क्या पहुंच चुका है, परागकण यहां पर पहुंच चुका है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जैसे ही ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे ही ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र से शर्करा व पोषण अवशोषित कर बड़े मतलब फूल जाते हैं, जिससे इनमें एक दबाव उत्पन्न होता है तथा अंतःचोल से पराग नलिका बाहर निकल आती है।
ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, किसी अवस्था में यानी 2 सेल्ड 2 न्यूक्लियस वाली अवस्था के अंदर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर इसी में स्फुटन हो जाएगा और ये परागकण पहुंच चुके हैं कहां पर, यहां पर परागकण पहुंच चुके हैं कहां, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे ये भोजन को यहाँ से अवशोषित करेंगे, शर्करा को अवशोषित करके आयतन बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंतःस्थोल के जो जर्म पोर है यहाँ से एक पराग नलिका बाहर निकल जाएगी। देखो ये पराग नलिका क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, इस पराग नलिका में सबसे पहले प्रवेश करेगा ये कायिक केंद्रक। इस पराग नलिका में सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा, ये कायिक केंद्रक, और उसके बाद कौन प्रवेश करेगा, और उसके बाद कौन प्रवेश करेगा, जनन केंद्रक। ठीक है, तो ये कायिक केंद्रक ने प्रवेश किया और उसके बाद किसने प्रवेश किया, जनन केंद्रक में। ठीक है, फिर इनके अंदर होगा समसूत्री विभाजन सेकंड, किसमें, जनन कोशिका में। तो देखो मैं वापस से बना रहा हूं, ये देखो ये मैंने बना ली, ये पराग नलिका मैंने लंबी कर दी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि कायिक केंद्रक तो ऐसे कैसे है ना, और ये जो जनन कोशिका है यानी जनन कोशिका जो है इनमें होगा समान समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समान समसूत्री विभाजन, जिससे 2 नर युग्मक बन जाएंगे। जिससे क्या बन जाएंगे, 2 नर युग्मक। तो इसमें समान समसूत्री विभाजन होगा जिससे क्या बन जाएंगे, 2 नर युग्मक। क्या बनेंगे, 2 नर युग्मक। ठीक है, तो एक पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं, एक पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 नर युग्मक। ओके, और ये हो गया कायिक केंद्रक, और ये क्या हो गया, कायिक केंद्रक। ठीक है, तो एक परागकण कितने नर युग्मकों का निर्माण करता है, 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। कितने नर युग्मकों का, 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। या फिर आप बोल सकते हो कि एक मेल गैमेटोफाइट में, एक नर युग्मोद्भिद में कितने केंद्रक होते हैं, 3 केंद्रक होते हैं एक नर युग्मोद्भिद में। कितने केंद्रक होते हैं, 3 केंद्रक होते हैं। एक तो होगा कौन सा, कायिक केंद्रक, और 2 हो गए नर युग्मक। तो टोटल केंद्रक कितने हैं, 3 केंद्रक हैं। ठीक है, कितने केंद्रक है, टोटल 3 केंद्रक हैं। ठीक है, तो एक परिपक्व नर युग्मोद्भिद में 3 केंद्रक होते हैं। ओके, एक परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितने केंद्रक होंगे, 3 केंद्रक होते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो अपन लिख सकते हैं कि परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितने केंद्रक, 3। परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितने केंद्रक, 3 केंद्रक। और कौन कौन से हैं 3 केंद्रक, 2 तो है नर युग्मक और 1 है कायिक केंद्रक। 2 तो क्या है, नर युग्मक और 1 है कायिक केंद्रक। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। तो यहां पर छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख लेते हैं अपन। वो क्या है कि पॉलन ट्यूब को, यानी ये जो पराग नलिका है, ये क्या है बेटा, पराग नलिका। क्या है ये, पराग नलिका। तो पराग नलिका की खोज किसने करी थी, पराग नलिका की खोज की थी जी.बी. अमेकी ने। पराग नलिका की खोज किसने करी, जी.बी. अमेकी ने की थी। किसके अंदर, पोर्चुलाका प्लांट में। किसके अंदर की थी, पोर्चुलाका प्लांट में। तो पराग नलिका की खोज करी थी जी.बी. अमेकी ने पोर्चुलाका प्लांट के अंदर। और सबसे बड़ी पराग नलिका कौन से प्लांट में देखने को मिलेगी, मक्के में। ठीक है, तो सबसे बड़ी पराग नलिका किसके अंदर होती है, मक्के के अंदर होती है, जियामेज। ठीक है, तो सबसे बड़ी पराग नलिका होती है मक्के के अंदर। समझ में आ गया। तो एक पराग कण है,
परागण पूर्व परिवर्धन कहाँ हो रहा है? पराग कोश में हो रहा है। समसूत्री विभाजन हो रहा है, समान दो केंद्रक बन रहे हैं, कायिक केंद्रक जो बड़ा है अनियमित आकार का है और छोटा केंद्रक है जनन केंद्रक। ठीक है, फिर इनके अंदर होता है समान कोशिका द्रव्य विभाजन, दो कोशिकाएं बनेगी, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका में कायिक केंद्रक, जनन कोशिका में जनन केंद्रक। फिर दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दो सेल, दो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो जाएगा और इसी अवस्था के अंदर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है। और 40% एंजियोस्पर्म के अंदर 3 सेल्ड, ये रहा ना 3, 2 नर युग्मक और एक कायिक केंद्रक। इस अवस्था के अंदर क्या होता है? स्फुटन होता है। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में इसी अवस्था में हो। अब ये परागकण कहाँ चला जाएगा? मादा की वर्तिकाग्र पर चल जाएगा। यही क्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी। ठीक है, तो परागण के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होगा? परागकण वर्तिकाग्र से शर्करा अवशोषित करेगा और फूल जाएगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ एक प्रेशर डेवलप होगा और अंतःस्थोल से पराग नलिका बाहर निकलेगी। इस पराग नलिका के अंदर सबसे पहले प्रवेश करेगा कायिक केंद्रक और फिर जनन केंद्रक, जनन कोशिका। जनन कोशिका में होगा समान समसूत्री विभाजन, जैसे 2 नरयुग्मक बनेंगे। तो एक नरयुग्मोद्भिद के अंदर या एक पराग नलिका में कितने नरयुग्मक होते हैं? 2। और टोटल कितने केंद्रक होते हैं? 3, 2 नरयुग्मक और एक कायिक केंद्रक। क्लियर? तो ये जो है अपना कंप्लीट हो चुका है मेल सिस्टम। ओके, मेल ऑर्गन। और कल अपन जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं मादा जनन अंग। फ्लावर में कौन कौन से मादा जनन अंग होते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है।